बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ेबा मुख्तार और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 10 के मैथमेटिक्स का टॉपिक 7.2 एक्सरसाइज 7.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7.1 को देखा तो जिसमें हमने एंगल्स के हवाले से कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया। आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 इज़ बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप के एक्सरसाइज। इसमें ज़्यादातर आपको जो है ना न्यूमेरिकली कुछ चीज़ें सॉल्व करने वाली नज़र आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इसका देखें, लिखा हुआ है फाइंड थीटा व्हेन L इज़ इक्वल टू 4.5 एंड R इज़ इक्वल टू 3.5। आपको थीटा फाइंड करना है और इसके लिए आपको L और R गिवन है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए L, R और थीटा के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, L और R और थीटा के दरमियान एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं L इज़ इक्वल टू R थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिकली इसका फार्मूला है जो इसमें यूज़ होगा इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में। हमारे पास है फाइंड थीटा। थीटा हमने फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए हमेशा, हमने थीटा को जब भी किसी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में यूज़ करना है तो थीटा हमेशा हमारे पास रेडियंस में होना चाहिए। हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल में बेसिक यूनिट इसका आता है, SI के मुताबिक जो यूनिट आता है वो रेडियंस है, डिग्रीज नहीं है। तो हमने थीटा को जब भी कहीं पे यूज़ करना है रेडियन में होना चाहिए। अगर हमारे पास रेडियन में नहीं होता, थीटा डिग्रीज में आ जाता है या डिग्रीज में गिवन होता है, तो हमने उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना और हम तभी इसको यूज़ करना। बहरहाल यहाँ पे तो हमने थीटा फाइंड करना है। लिखा हुआ है L इज़ इक्वल टू 4.5 एंड R इज़ इक्वल टू 3.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना फार्मूला लिखा है जिसको हमने यूज़ करना है, L इज़ इक्वल टू R थीटा। और यहाँ से अगर हम थीटा का फार्मूला बनाएं तो हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा इज़ इक्वल टू 1/r। ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। थीटा को एज इट इज़ रहने देंगे, L की वैल्यू और R की वैल्यू जो भी हमें वैल्यूज गिवन है हमने वो वैल्यूज पुट कर देनी है। हम लिखेंगे थीटा इज़ इक्वल टू L की जगह पे L की वैल्यू हमें गिवन है 4.5, हम 4.5 पुट कर देंगे और नीचे इसके नीचे जो है ना R की जगह पे 3.5 पुट कर देंगे और इन दोनों को हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो भी उसका आंसर है 0.5 रेडियंस लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे जो उसने पुट किया हुआ है 2, बेसिकली 2 नहीं है, यहाँ पे 4.5 है। यहाँ पे टर्म है 4.5 मीटर्स जो हमें दी हुई है। ठीक है जी, तो यह था हमारा थीटा फाइंड करने के लिए तरीकाकार। इसी तरह हमने इसके बाकी तमाम पार्ट्स में भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड R। पहले हमने थीटा फाइंड करना था, अब हमने R फाइंड करना है। हमारे पास अगेन वही है, L इज़ इक्वल टू R थीटा है, तो इसमें से हमें अगर L और थीटा गिवन होता है तो हम R फाइंड कर सकते हैं। L और R गिवन है तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, R और थीटा गिवन है तो हम L फाइंड कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी 2 टर्म्स अगर गिवन हैं तो तीसरी टर्म जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है L इज़ इक्वल टू R थीटा और उसने हमें क्या कहा, उसने कहा R फाइंड करें। हमने R फाइंड करना है तो R को इधर थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, R इज़ इक्वल टू L ओवर थीटा। R इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, L ओवर थीटा। अब R की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं गिवन, R इनफैक्ट हमने कैलकुलेट करना है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है और L की गिवन है। L की 4 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ पे 4 पुट कर दी। थीटा की 1/4 है तो 1/4 पुट कर दी। हमें पता है बटे के नीचे में अगर कोई टर्म आ जाए, बटे के नीचे अगेन कोई बटे वाली टर्म आ जाए तो हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो अपनी रोटेशन कर लेती है। डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखेंगे 1/4 4/1 बन जाएगा। ठीक है जी, 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 और 1 को डिवीजन में हम लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड होता है, ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो उसने 16/1 की बजाय 16 लिख लिया, तभी वही बात है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 मौजूद है जी। हमारे पास क्या है जी, R की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट उसने जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, थोड़ा सा यूँ कहें कि कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसमें थीटा डिग्रीज में गिवन है। जैसा कि मैं स्टार्ट में बात कर चुकी हूँ कि हम थीटा डिग्री में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास थीटा डिग्री में आ गया तो उसका हमने पहले क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा π/180 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 45 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 180 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 45 इंटू 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। तो उसको मल्टीप्लाई करके जब हमने कन्वर्ट करके देखा तो हमारे पास उसकी ये टर्म आ गई रेडियंस में। ठीक है जी,
अब हमने इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। सॉल्व करने के लिए हमने आर मालूम करना है। आर का फार्मूला L/थीटा है। ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। एल की जगह पे एल की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की भी हमने जो कैलकुलेट की वो पुट कर देंगे। इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 66.21 सेंटीमीटर्स में हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में इसलिए क्योंकि हमें एल जो गिवन था वो सेंटीमीटर्स में था, तो जिसमें हमें गिवन थी टर्म्स उसी में हमने उसका आंसर निकाल लिया। हमने मीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास एल ही सेंटीमीटर में था, हमने आर भी सेंटीमीटर्स में ही कैलकुलेट कर लिया है। तो ये थे हमारे 7.2 के बेसिकली क्वेश्चंस जो हमें करने थे। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से इम्पोर्टेंट भी थे और हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए भी। यहाँ से एक जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी आ रहा होता है फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से। ठीक है जी, ये हमारा बेसिकली काम था जो हमने 7.2 से करना था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वहाँ से हमने क्या क्या काम करना है, क्या क्या पार्ट हमारा शामिल है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ और 7.3 अगेन 7.2 की तरह जो है ना, सॉरी 7.1 की तरह कुछ बेसिक एंगल्स के हवाले से मेन डिस्कशन होगी इसमें। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें उसमें लिखा हुआ है, वो कह रहा है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर। क्या कहना चाह रहा है वो हमें कहना चाह रहा है कि आपने क्या करना है, एंगल्स को ना प्रोटेक्टर की मदद से अपने मस्तवी या प्लेन या जो भी हम उसको कह रहे हो तो उसके अंदर मेजर करके दिखाना है, उसको फाइंड आउट करके मुझे बताना है उसकी कितनी रोटेशंस बन रही है, कितना ड्रा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं एंगल 780 की बात करती हूँ। ये मेरे पास एंगल है 780 थीटा, तो मैंने इसको लोकेट करवाना है। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए 780 जो है असल में बेसिक कितनी डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। 780 को अगर मैं देखूँ तो 780 में मेरे पास आप बेहतर तरीका ये होता है चेक करने का कि इसमें कितनी रोटेशंस हैं। 780 को आप 360 से डिवाइड कर लें, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट जो है, जो पॉइंट से पहले वाला टर्म 2 है वो हमें बताएगी कि हमारे पास इसमें 2 दफ़ा रोटेशंस हो रही हैं कंप्लीट 360। यहाँ पे उसने माइनस किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 360 एक बार माइनस किया फिर भी आपके पास 360 से बड़ा आ रहा है, आप फिर 360 माइनस कर लें। ठीक है जी, तो 780 में से 720 उसने माइनस किया तो 60 डिग्री, यानी बेसिकली ये जो हमारे पास एंगल लिखा हुआ है ये 60 डिग्री है, लेकिन ये 2 रोटेशंस कंप्लीट होने के बाद 60 डिग्री है। ऐसे एक रोटेशन 360 की, फिर एक रोटेशन 360 को, फिर 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसको जब हम प्लेन में मेजर करके दिखाएंगे उसे, तो ये देखें उसने 60 डिग्री है, 60 डिग्री 0 और 90 के दरमियान होता है, 0 और 90 के दरमियान हमने इसको ड्रा कर लिया। लेकिन इससे पहले ये हमारे पास क्या कर रहा था, एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा था, फिर दूसरी रोटेशन कंप्लीट कर रहा, फिर 360 यहाँ तक जा रहा था, तो इसलिए उसने इसको ये 2 बार रोटेट करवा के और तीसरी बार मेंशन किया हुआ कि 2 कंप्लीट रोटेशंस के बाद ये ड्रा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एंगल था, इसमें शो करने का तरीका। इसी तरह नेगेटिव की हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि नेगेटिव जो है वो अपोजिट साइड से रोटेशंस को शो करता है। ठीक है, हमारी टोटल रोटेशन जो होती है वो 360 होती है, तो 360 से जितना भी आप हो जाए उसको हम क्या करते हैं, रोटेट पूरा करवा के तो फिर नेक्स्ट एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो उसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल आपने बताना है कि ये एंगल कहाँ पे बेसिकली फॉल कर रहा है, कहाँ पे ये मौजूद है। लिखा हुआ 156 डिग्रीज़। अगर हम 156 को देखें तो हमारे पास ये क्लोजेस्ट होगा कहाँ पे, 156 हमारे पास बेसिकली 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से लेसर होता है, छोटा होता है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 90 और 180 के दरमियान में कहीं मौजूद होगा, लाई करेगा। ठीक है जी, इसी तरह नेगेटिव का देख लेते हैं। उसने कहा हुआ -330 एंड उसके साथ -330 डिग्रीज़ है, तो पहली बात नेगेटिव है तो इट मीन्स इसकी रोटेशन ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट रोटेशन में अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हमारे पास नीचे वाली लाइन पे अगर मैं प्लेन बना के आपको दिखाऊं तो मेरे पास इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ये प्लेन है, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आएगा 90, यहाँ से यहाँ तक आएगा 180, यहाँ से यहाँ तक आएगा मेरे पास आ जाएगा 270, और फिर यहाँ से यहाँ तक मेरे पास आएगा 360 तक, यानी 270 से ग्रेटर और 360 से लेसर, वो मेरे पास यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा इस क्वाड्रेंट में। और इसको अगर हम पॉजिटिव रोटेशन में चेक करें तो ये क्वाड्रेंट बन रहा होता है 0 से 90 का क्वाड्रेंट, तो हम ये कहेंगे कि ये जो नेगेटिव एंगल है ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास कहाँ पे, 4th क्वाड्रेंट में,
नेगेटिव के लिहाज से, लेकिन पॉजिटिव के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा होता है, यानी 0 और 90 वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये उसमें हमारे पास फॉल कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, 3 में उसने हमें क्या कहा, उसने कहा बताएं जी ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज, बताएं जी ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ये सेम टू सेम वैसे ही है, बस इसमें एंगल्स आपको रेडियंस में गिवन है, पहले आपको डिग्रीज में दिए थे तो यहाँ पे उसने रेडियन में दे दिए। तो इसको हम पहले देख लेते हैं रेडियंस क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमेशा 0 डिग्री और 0 रेडियन होता है। यहाँ पे हमारे पास π/2 रेडियन होता है जिसे हम 90 भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाई होता है हमेशा, जिसे हम 180 डिग्रीज बोलते हैं। यहाँ पे 3 π/2 होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे आके हमारी रोटेशन कंप्लीट होके 2π बन जाता होता है। तो हमारी रोटेशन प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारे पास जब भी π/2 से लेस और 0 से ग्रेटर आएगा तो वो यहाँ पे होगा। जब भी π/2 से ग्रेटर और पाई से लेस आएगा तो वो यहाँ पे होगा। जब भी पाई और 3π/2 के दरमियान का एंगल आएगा वो यहाँ पे आएगा। और जब भी 2π से लेस होगा, 3π/2 से ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे आएगा। यानी हम अपनी प्लेन के मुताबिक इन चीज़ों को देख लेंगे। अगर आप लोग अपनी बॉल पेन और रजिस्टर्स लेके बैठे हुए हैं तो इस चीज़ को खुद ड्रा करें और ड्रा करके चेक करें कि क्या एंगल्स इसी तरह हमारे पास एग्जिस्ट करें। लिखा हुआ π/3, आप चाहें तो इसको डिग्री बना के चेक भी कर सकते हैं। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देख भी लिया करें पहले कि हमारे पास बेसिकली एंगल कितना बन रहा हो सकता है। रेडियन में समटाइम्स आप लोगों को देखना मुश्किल लगे। ये लिखा हुआ π/3 है, पाई होता है 180, पाई 180 डिग्री को कहते हैं। π/3 आप इसको अगर 180/3 सॉल्व करके देखें तो ये हमारे पास 60 एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 60। जो 60 होता है वो हमारे पास, अगर मैं प्लेन भी यहाँ पे ड्रा कर लूँ, जो 60 होता है हमारे पास वो हमेशा इस हिस्से में 0 और π/2 यानी 0 और 90 के दरमियान यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये मेरे पास एंगल 60 आया है, तो मैं कहूँगी कि ये मेरे पास 0 और 90 यानी 0 और π/2 के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करेगा। मैं इसको, उसने हमें कहा है कि आप मुझे रेडियंस की फॉर्म में जवाब दें, तो हम उसको रेडियंस में ही बताएंगे कि हमारे पास ये 0 और π/2 के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको हमने बता देना कि ये लाई कर रहा है 0 π/2। इसी तरह आप बाकी भी देखें। नेगेटिव वाला अगर मैं देखूं, नेगेटिव में उसने कहा है -π/4 है। सबसे पहले π/4 को आप चेक कर लें कि ये डिग्रीज़ में कितना बनता है। आपके पास बनेगा, पाई होता है 180 और 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री बनेगा। ये कितना बन रहा होगा हमारे पास? 45 डिग्रीज़। और 45 डिग्री नेगेटिव में है तो ये हमारे पास नेगेटिव साइड से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव में कैसे 0 से कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा? ये हमारे पास होता है 0 और ये -π/2 होता है। ठीक है, नेगेटिव साइड से, उल्टी रोटेशन की बात कर रही हूँ। पॉजिटिव में ये 3π/2 होता है, लेकिन अगर हम ऑपोजिट रोटेशन लें, क्लॉकवाइज रोटेशन लें, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे π/2 क्लॉकवाइज में होता है, एंटी क्लॉकवाइज में होता है, लेकिन क्लॉकवाइज में उल्ट हो जाता है सारा। ठीक है, तो ये नेगेटिव में ये हमारा 0 और -π/2 है, तो वो कह रहा है कि -π/4 है। -π/4 45 होता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा 0 और ये हमारे पास बेसिकली एंगल्स हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन विच क्वाड्रेंट लाइज एन, यानी उसने हमें चीज़ें दी, टर्म्स दी हैं और उसने हमें कहा कि बताइए कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसके लिए पहले थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ड्रा करके समझाना चाहूँगी। हमारे पास बेसिकली ये प्लेन होती है, ये प्लेन है जी। इस प्लेन के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं वो होती हैं साइन, कॉस और टेंजेंट। बेसिक ये 3 रेशोज़ हैं। इन्हीं 3 से मज़ीद जो टर्म्स हैं वो जनरेट होती हैं। जो होती है हमारे पास साइन, उसका ऑपोजिट होता है, यानी साइन बराबर होता है 1/कोसिकेंट के। तो साइन और कोसिकेंट का बिहेवियर एक जैसा होता है, बस ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसी तरह कॉस का ऑपोजिट होता है सीकेंट, यानी 1/सेकेंड। तो ये एक दूसरे के इस तरह अपोज कर रहे होते एक दूसरे के। इसी तरह टेंजेंट जो होता है वो होता है 1/कॉट। ये सारी चीज़ें बुक में थ्योरी पीछे मौजूद है बड़ी तफसील के साथ। तो यहाँ पे तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेंजेंट और इन तीनों के ऑपोजिट्स तमाम यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे पास यहाँ पे तो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQ है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो हमारे पास मौजूद है लिखा हुआ sin θ greater than 0 tan θ less than 0।
साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो, साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव है। एनीथिंग ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव एंड एनीथिंग ग्रेटर देन लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। ठीक है, थीटा अगर हमें साइन थीटा की वो बता रहा है कि टर्म जीरो से ग्रेटर है तो इसका मतलब है साइन थीटा जीरो से ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव है। इसी तरह टेन थीटा लेस देन जीरो का मतलब है टेन थीटा नेगेटिव है। अगर टेन थीटा नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है तो ये सिर्फ एक ही ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे ऐसा पॉसिबल होता है, क्वाड्रेंट नंबर टू। क्वाड्रेंट नंबर टू में ऐसा होता है कि जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड्रेंट नंबर टू। इसी तरह सेकंड थर्ड और सारी टर्म्स अगर आप देखें, एक ये वाली टर्म देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीकेंड थीटा ग्रेटर देन जीरो, यानी सीकेंड पॉजिटिव है। अगर सीकेंड पॉजिटिव है तो माइंड में रखें सीकेंड ऑपोजिट होता है कॉस का, सीकेंड पॉजिटिव का मतलब है कॉस पॉजिटिव है। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है तो ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है, कॉस थीटा सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अलावा एक ही जगह पे पॉजिटिव होता है और वो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर फोर। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर फोर। तो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर फोर आ जाएगा जिसमें हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, तो साइन भी नेगेटिव होगा वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और है, इसमें लिखा हुआ साइन लेस देन जीरो, सीकेंड लेस देन, साइन भी नेगेटिव है, सीकेंड यानी कॉस भी नेगेटिव, सीकेंड कॉस का उल्टा है तो कॉस भी नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन और कॉस दोनों एट अ टाइम नेगेटिव होते हैं, ऐसा सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ पे साइन और कॉस क्या होंगे जी, नेगेटिव होंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारी एक्सरसाइज थी 7.3। ठीक है, इसी तरह ये एंगल्स के हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन है, हम इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कॉस, याद रखें इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आपने याद रखनी है हमेशा, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो हमेशा एंगल बाहर आ जाता होता है, ट्रिग्नोमेट्री के उस रेशो के साथ आ जाता होता है। सिर्फ कॉस का ऐसा बिहेवियर है कि कॉस के साइन, कॉस के थीटा में कॉस की जो एंगल है उसमें अगर नेगेटिव आ जाए तो कॉस उस नेगेटिव को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, उसको ख़त्म कर लेता है। बिल्कुल ऐसे जैसे स्क्वायर के अंदर नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कॉस बिल्कुल इसी तरह क्या करता है, नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा कॉस इज इक्वल टू -150 डिग्रीज, तो माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल आएगा, यहाँ पे आएगा सॉरी क्या आएगा, साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बात करूँ नीचे साइन की, टेंजेंट की, कॉट की, तो सब में नेगेटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा, वो सब उसको नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे, साइन का यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट का भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी कॉस के अलावा तमाम टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी नहीं रखती, तो उनके साथ नेगेटिव आ जाता है अगर उनके एंगल में नेगेटिव हो। ठीक है, सिर्फ कॉस और कॉस का ऑपोजिट होता है सीकेंड, कॉस और सीकेंड जो है ना वो क्या करते हैं, नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर, कॉस कर सकता है तो कॉस का ऑपोजिट होता है सीकेंड, वो कर सकते हैं दोनों। ठीक है जी, ये थे हमारे पास 7.3, इसको हमने डिस्कस कर लिया। ये बेसिकली हमारे पास शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमने इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रैक्टिस करें इसकी, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो ना समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे 7.4 की और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।